हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 11 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए या स्टडी से संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप गुना आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम जोनल चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि गुना आईसीएस जो एकेडमी है, गुना आईसीएस जो एकेडमी है, इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम के अंतर्गत सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगी आपको। स्टडी से संबंधित सभी मटेरियल आपको गुना आईसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में, इसलिए आप गुना आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी और स्टडी से संबंधित सारे तथ्य, सारे महत्वपूर्ण पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गुना आईसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसलिए आप गुना आईसीएस एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसके लिंक को शेयर करें, ताकि सभी व्यक्तियों को इस चैनल की यूट्यूब से संबंधित वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है सभी को मिल सकें। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को या 7 दिसंबर। दोस्तों क्या हुआ कि मानव अधिकार जो घोषणा पत्र है वो लागू हुआ था 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसीलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा 10 दिसंबर होगा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिसंबर लिखा नहीं गया, तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर, ये सारे दिसंबर है यहाँ पे, 8 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। साथ ही में अगर देखा जाए दोस्तों 9 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, वहीं 8 दिसंबर को बौद्धिक दिवस मनाया जाता है, वहीं 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया गया उसकी थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समता और न्याय थी। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया जो उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसको 75 साल हो गए, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ था उसकी इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसके बाद अगर भारत में देखा जाए मानव अधिकार से संबंधित, तो भारत में मानव अधिकार के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लगा है, जिसके तहत राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, जबकि राज्य लेवल पर राज्य मानव अधिकार को गठन किया जाता है। अब इस प्रकार देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। 1993 के अधिनियम की धारा 3 के तहत, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी रंगनाथ मिश्र आयोग ने की थी। इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी रंगनाथ मिश्र आयोग ने की थी। वही इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे रंगनाथ, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। इस जो स्वरूप है इसका एक वैधानिक स्वरूप है, मतलब अधिनियम के तहत लाया गया है। इसका जो कार्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हैं, जबकि इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में किस देश ने गाजा में तुरंत जंग को रोकने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, यानी कि क्या हो रहा है कि वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है। इसी बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव के तहत उसने कहा कि जो गाजा पट्टी में जो जंग चल रही है उसको तुरंत रोका जाए। किंतु इस पर क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वीटो लगा दी। अब वीटो से तात्पर्य ये यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके टोटल सदस्य हैं 15। इन 15 सदस्य में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसके हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस और चीन है। अब क्या होता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई भी प्रस्ताव किसी मामले पर निर्णय करता है तो उस 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का बहुमत अनिवार्य है। इन 9 सदस्यों में से भी 5 जो उसके स्थायी सदस्य हैं उनका होना जरूरी है, जब भी ये निर्णय मतलब कोई भी प्रस्ताव उसका पारित होगा। अब क्या हुआ, अगर तुम 15 सदस्यों में से 14 सदस्य भी अगर बहुमत दे दें और एक स्थायी सदस्य के लिए एक बहुमत ना दे तो भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी कि 9 सदस्यों में 5 सदस्यों का निर्णय बहुमत होना आवश्यक है। अब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, जो इजराइल फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा हो उसके लिए तुरंत रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, किंतु इसमें जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बहुमत नहीं दिया अपना उसको रोक लिया। इस प्रकार से वीटो का उपयोग कर लिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा। अब अगर देखा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है इसने वीटो का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये सारे देश क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो संघर्ष हो रहा है उसको रोकना चाह ही नहीं रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कौन सी योजना का प्रारंभ किया है। ऑप्शन है हॉक्ड कुक्ड मील योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना या नमो 11 सूत्री कार्यक्रम। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो
हॉट कुक्ड मील योजना है, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से है। भाई मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध है उड़ीसा राज्य से है, उड़ीसा राज्य से। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम का संबंध महाराष्ट्र से है। अब अगर देखा जाए तो तेलंगाना ने जो हाल ही में जो योजना चालू की वो की महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना का संबंध तेलंगाना सरकार से है। क्या हुआ, महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने राज्य के अंदर बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी। वहीं राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया। क्या हुआ, हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें मुख्यमंत्री जो बनाए गए सीएम वो बनाया गया रेवंत रेड्डी बनाए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया था। इसके बाद अब अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेतु किसका नाम घोषित किया। ऑप्शन है लालदू हमा, रेवंत रेड्डी, विष्णुदेव साय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हुआ, अभी हाल ही में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना और मिजोरम में। इनमें से मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो सीएम की घोषणा हो चुकी, बाकी अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी सीएम की घोषणा नहीं हुई। इनमें से अगर देखा जाए मिजोरम में जो सीएम बनाया गया है वो बनाया गया लालदू होमा को बनाया गया है। वहीं अगर तेलंगाना में देखा जाए तो रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया गया है, जबकि विष्णुदेव साय का जो घोषणा की है वो छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के सीएम हो। अब क्या हुआ कि मिजोरम जो है, मिजोरम में जेडपीएम को बहुमत मिला। जेडपीएम यानी कि जोराम पीपल्स पार्टी को बहुमत मिला, उसने 40 सीटों में 7 सीटें जीती। जेडपीएम के जो अध्यक्ष थे लालदू हमा वहाँ के क्या बने, सीएम बने। वहीं अगर देखा जाए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, उसने 119 सीटों में से 64 सीटें प्राप्त की और वहाँ कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया। भाई विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मतलब सीएम की घोषणा की। उन्हें 90 सीटों में से 54 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदेव साय होगा। अब आगे अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ से संबंधित तथ्य, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर है। वहीं वर्तमान इनके मुख्यमंत्री जो घोषणा की है वो है विष्णुदेव साय, जो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, पहला अरुण साहब को और दूसरा विजय शर्मा को बनाया गया है, यानी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साहब को और विजय शर्मा को। वहीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के पूर्व जो सीएम थे रमन सिंह को, पूर्व सीएम रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अब अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 90 सीटें, जिनमें से बीजेपी को जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 54 सीटें प्राप्त हुई हैं और उसने अपना विष्णुदेव साय को क्या किया, सीएम के लिए घोषणा की। वहीं राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी 11 हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है, यानी कि 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन जो 2023 हो रहा है उसका मेजबान देश कौन सा है। ऑप्शन है स्पेन है, भारत है, नाइजीरिया या ब्राजील है। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का जो मेजबान देश है वो है भारत। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत होगा। अब आगे अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है, अगले क्वेश्चन से पहले हमारा आज का सुविचार है। सुविचार है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन बनाई गई हैं। ऑप्शन है निकिता रानी, लाल रिनपुई को, कंचन देवी को या निर्मला भगवती को। हाल ही में क्या हुआ, मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें से जेडपीएम जो जोरम पीपल्स जो पार्टी है वहाँ पर उसको बहुमत प्राप्त हुआ है, जिसका जो सीएम बनाया गया वो बनाया गया लालदू हमा को बनाया, जिसने 40 सीटों में से 27 सीटें प्राप्त करी हैं। और लालदू हमा ने अपनी कैबिनेट में जो पहली महिला जो मंत्री बनाई वो बनाई लाल रेनपुई को बनाई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रेनपुई को मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री के रूप में बनाया गया। अब अगर देखा जाए तो परीक्षा पर जो चर्चा है वो है मिजोरम से संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि मिजोरम संबंधित करंट अफेयर्स। यहाँ की जो राजधानी है मिजोरम की वो है आइजोल है। मुख्यमंत्री जो बने लालदू हमा बने जेड पीएम के यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट के। राज्यपाल जो हैं वो हरी बाबू कंभनपति हैं। वहीं लाल रिनपुई जो हैं, लाल रिनपुई राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री बनी। और अगर देखा जाए जेड पीएम जोरम पीपल्स जो पार्टी है उसको 40 सीटों में से 27 सीटें प्राप्त हुई और इसने लालदू हमा को बनाया अपना मुख्यमंत्री बनाया। लालदू हमा जो हैं जोरम पीपल्स पार्टी की क्या है, अध्यक्ष भी हैं, साथ में ही वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इंदिरा गांधी के समय सुरक्षा से संबंधित पद पर रहे हुए इंदिरा गांधी के समय। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई। 26वीं
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहीं, देखो भारत में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। इनमें से अगर देखा जाए उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ, चेन्नई में, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, जबकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में। इनमें से जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसकी जो हाल ही में 26वीं बैठक हुई, इसकी जो 26वीं बैठक हुई वो हुई पटना में हुई, जिसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस प्रकार पटना बिहार में हुई थी इसकी 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। इस प्रकार इसका आंसर होगा बिहार होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिहार होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए कि देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन हाल ही में कहाँ पर बनकर तैयार हुआ, देश का पहला बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है वो कहाँ पर बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ, जो भारत में जो बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत होगी पहली वो हो रही है मुंबई से, कहाँ तक हो रही है, अहमदाबाद से हो रही है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक हो रही है। इसकी जो पहली परियोजना की जो तैयार होगी वो 2026 तक हुई, जबकि संपूर्ण परियोजना का कार्य 2028 तक हो जाएगा। इसमें से जो हाल ही में पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन की जो घोषणा करी वो करी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करी। कहाँ पर, अहमदाबाद में बन रहा है इसका अहमदाबाद में इसका बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बन रहा। बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होगी लगभग 350 किलोमीटर पर घंटा होगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा अहमदाबाद में देश का पहला बुलेट ट्रेन क्या बन रहा, स्टेशन बन रहा, ऑप्शन नंबर सी होगा अहमदाबाद। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन अगर देखा जाए कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। हाल ही में जो लाकाडोंग हल्दी को जो जीआई टैग मिला वो मिला मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को। मेघालय की जो लाकाडोंग जो हल्दी है उसको जीआई टैग मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय होगा। अब आगे देखें मेघालय संबंधी जानकारी, जैसे कि महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कोनराड संगमा है, और जबकि राज्यपाल मेघालय के फागू चौहान है। वहीं पे मेघालय की राजधानी शिलोंग को भारत का 100वां स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मेघालय में जो झील है वो है उमियाम झील है, नदी कोपिली नदी है। यहाँ पे अगर विशेष अगर देखा जाए मेघालय में वो है जीवित जड़ पुल। जीवित जड़ पुल का को ना जिंग केंग यूरो भी कहा जाता है। जीवित जड़ पुल को क्या कहा जाता है, किंग केंग यूरो भी कहा। मेघालय में क्या है, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ नाव जनजातियाँ रहती हैं। इनमें से जो खासी जो जनजाति है इसके द्वारा जीवित जड़ पुल का निर्माण किया जाता है। और जो जीवित जल के निर्माण जिस पेड़ का प्रयोग करती है उसका नाम है रबर ट्री। पौधे के प्रयोग से जीवित जड़ पुल का निर्माण करती है। जीवित जड़ पुल को जिंग केंग यूरो के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, आंद्रेस मैनुअल, एलन वर्सेट या इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले जो स्थान पर वो है नरेंद्र मोदी। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी है, पहले स्थान पर है। जबकि जो दूसरे स्थान पर वो है आंद्रेस मैनुअल है, दूसरे स्थान पर। वहीं अगर तीसरे स्थान पर देखा जाए तो एलन वर्सेट जो है वो तीसरे स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है, एलन वर्सेट। नरेंद्र मोदी को जो वोट मिला 76% वोट प्राप्त हुए। वहीं आंद्रेस मैनुअल को 66% वोट प्राप्त हुए। वहीं एलन वर्सेट को 58% वोट प्राप्त हुए। इनमें से नरेंद्र मोदी जो है भारत के पीएम हैं, जबकि आंद्रेस मैनुअल जो है वो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। वहीं एलन वर्सेट कौन है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद अगला अगर देखा जाए आज के जो परीक्षा पर जो चर्चा जो संबंध है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था में नवीनतम सदस्य, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनमें कौन कौन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य बने। जैसे कि अगर देखा जाए एससीओ में पहले 8 सदस्य थे। इसका नवा जो सदस्य बना एससीओ को वो बना ईरान बना, यानी कि एससीओ का नवा जो सदस्य बना कौन बना, ईरान बना। वहीं आसियान में जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो संगठन है आसियान, इसमें पहले 10 सदस्य थे, वर्तमान में इसमें 11 सदस्य हैं। 11वां जो सदस्य बना वो बना तिमोर लेस्ते बना। वहीं एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, एनडीबी यानी कि जो ब्रिक्स बैंक है, एनडीबी यानी ब्रिक्स देशों का बैंक है, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें जो नया सदस्य बना वो बना मिस्र यानी कि इजिप्ट बना। वहीं अगर देखा जाए G20 में पहले 20 देश थे, वर्तमान में इसमें 21वां सदस्य देश बना अफ्रीका यूनियन बना। और G20 की जो बैठक हुई थी इस बार की जो 2023 में वो भारत में, भारत ने ही अफ्रीका यूनियन को 21वां सदस्य देश की सदस्यता दिलवाई है, यानी कि ये यूई। अब अगर देखा जाए नाटो में पहले 30 सदस्य थे, इसका 31वां जो सदस्य बना वो बना फिनलैंड बना। इस प्रकार हमने देखा कि जो एससीओ उसका नवा देश ईरान बना। वहीं आसियान का 11वां जो सदस्य बना वो तिमोर लेस्ते बना। एनडीबी का जो नया सदस्य बना वो मिस्र इजिप्ट बना। भाई G20 का जो 11वां वो G20 है इसका 21वां जो सदस्य बना वो अफ्रीका यूनियन बना। भाई नाटो का 31वां जो सदस्य बना वो बना फिनलैंड बना। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें, शेयर नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास को शेयर करें ताकि इस वीडियो से संबंधित सभी लोगों को जानकारी मिल सके, सभी लोगों के पास इस वीडियो से संबंधित तथ्य पहुंच सकें। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो उस पर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो आप गुना IAS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।